हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था। इस दल ने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने भारत को चलाने के लिए एक 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। यह ढांचा केंद्र सरकार, प्रांतों के समूह और अलग अलग प्रांतों का था। इस योजना में यह भी बताया गया था कि इन प्रांतों के समूह में मुस्लिम लीग की मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग देश बनाने की मांग को पूरा किया जा सकता है। शुरुआत में दोनों पार्टियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस सुझाव को मान लिया, लेकिन बाद में कांग्रेस इस बात से मुकर गई। 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को कैबिनेट मिशन की उस योजना को संशोधित करने का अधिकार है जो मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग देश बनाने का लीग को अधिकार देती है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद चीजें बदल गईं। इस टिप्पणी पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कड़ी आपत्ति जताई। आपत्ति के पीछे एक डर था, और वो डर था कि ब्रिटिशर्स से सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत की केंद्रीय सरकार में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व हो जाने का और मुस्लिमों के भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाने का। मुस्लिम लीग जो है उसके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य था आरंभ से। वो था पूरे भारत पर मुस्लिम लीग का शासन, मुस्लिम शासन, जो पहले किन्हीं कारणों से मुगल शासन समाप्त हो गया वगैरह जो भी हुआ, तो फिर से उसको स्थापित करना चाहते थे। लेकिन अब उसमें प्रश्न ये था कि जो अब स्थिति थी वो ये थी कि ये जो प्रजातंत्रीय तरीका है, चुनाव वाला तरीका, तो उस माध्यम से तो सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि मुसलमान बहुत कम संख्या में थे, 15% या 20% के बीच आसपास थे। तो उनको लगा कि भाई हम इस ढंग से नहीं आ सकते, लेकिन हमें आना है, सत्ता पर आना है। और सत्ता पर आने के लिए हम अगर अभी इसमें अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं तो उसमें प्रमुख तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जा रहा था, तो उसके अधीन काम करना होगा, ये एक बात थी। मुस्लिम लीग के राजनेताओं की तरफ से उकसाए जाने पर जिन्ना ने कार्यवाहक सरकार को सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, जिन्ना ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला भी ले लिया। जिन्ना कांग्रेस को हिंदू संस्था कहते थे, और वास्तव में कांग्रेस थी भी हिंदू संस्था ही, ये वास्तविकता है। मुसलमान तो उसमें केवल नमूने के उंगली पर गिनने लायक थे, बाकी मुसलमान तो उसमें थे, कभी भी नहीं रहे और आज भी नहीं है।
मुसलमान आज भी कांग्रेस में नहीं है, मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन मुसलमान कांग्रेसी जो हैं वो गिनती पर उंगली में हम गिन सकते हैं। तो उसको लगता है कि ये हिंदू के अधीन सरकार बनना, मुस्लिम लीग हिंदू के अधीन रहे, ये ठीक नहीं। एक तीसरी बात जो तात्कालिक हो गई बात, वो ये हो गई कि जो उसके लिए तय हुए मंत्री, मुस्लिम लीग के कौन मंत्री होंगे, कांग्रेस की ओर से कौन मंत्री होंगे, तो उनमें कांग्रेस की ओर से एक मुसलमान को मंत्री बनाया, तय किया गया। तो शायद शफाकत अली ऐसा कुछ नाम था उसका, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, तो उसका नाम तय किया गया। तो उसके नाम का बहाना लेकर, उसके नाम का बहाना लेकर कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि तो हम हैं, यानी मुस्लिम लीग है, कांग्रेस जो है ये किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाएगी, वो हम बनाएंगे। तो अगर मुस्लिम मंत्री कांग्रेस के उसमें से बन जाता है, तो ये कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि हम जैसे हम मुसलमानों के भी, हिंदुओं के भी प्रतिनिधि, मुसलमानों के भी प्रतिनिधि, तो कांग्रेस मुसलमानों की भी प्रतिनिधि है। ये एक इक्वेशन जिन्ना नहीं स्थापित करना चाहता था। मुसलमानों की प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग है, वो इस बात को स्थापित कर रहा था और करना चाहता था। तो जब वो लिस्ट आई तो उसमें मुस्लिम मंत्री का नाम देखकर उसने कहा ये नहीं, उनके हटाओ। कांग्रेस ने हटाना मना कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं उसमें शामिल होते। अगस्त 1946 तक मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संबंध इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता था। 29 जुलाई 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रस्ताव पारित कर 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इलेक्शन के नतीजों से साफ हो गया है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि चुनाव के नतीजों के बावजूद पाकिस्तान की हमारी मांग को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा। लगता है जब तक हम एक बड़ा धमाका नहीं करते, हुक्मरानों के कान पर जू नहीं रेंगेगी। इनकी यही रजा है तो यही सही। मैं मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान करता हूं। जिन्ना ने आश्वासन दिया कि डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान निर्माण में अड़चन पैदा कर रही ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के विरोध में एक प्रदर्शन है। जिन्ना ने प्रदर्शन के दौरान सभी मुस्लिमों से अपने कामकाज बंद रखने और पाकिस्तान निर्माण के समर्थन और ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर कांग्रेस टकराव चाहती है तो हम बिना वक्त गवाए कांग्रेस की बात कबूल कर लेंगे। टकराव के बाद आपके पास या तो एक बटा हुआ हिंदुस्तान होगा या एक तबाह हुआ भारत। 1946 में जो उनका मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ है जुलाई के अंत में, मेरे ख्याल से 26-27 जुलाई 1946 को, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि अब हम सारे संवैधानिक उपाय छोड़ते हैं। पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए अब तक तो हम सारे संवैधानिक उपायों से ही चलते रहे हैं, लेकिन अब हम सारे संवैधानिक उपाय छोड़ते हैं। ये उस प्रस्ताव में बड़ा स्पष्ट किया गया है और इसको और अधिक स्पष्ट रूप दिया जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वहीं पर। और उसने कहा कि अब हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल उपाय छोड़ते हैं और अब
हमारी भी जेब में पिस्टल है। ये जिन्ना का भाषण है 1946 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 को रमजान महीने का 17वां दिन था। कोलकाता के मेयर एस.एन. उस्मान ने बांग्ला भाषा में लिखे पैम्फलेट बांटे, जिसमें लिखा था, काफिर तोदेर ध्वंसेर आर देरी नहीं, सार्बिक हत्याकांड घटबे, जिसका अर्थ था, काफिरों तुम्हारा अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, अब तुम्हारा हत्याकांड होगा। 14 अगस्त को बंगाल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता किरण शंकर रॉय ने हिंदू दुकानदारों से सार्वजनिक अवकाश न मनाने और हड़ताल के बावजूद अपने व्यवसाय खुले रखने का आह्वान किया। कलकत्ता से मुस्लिम लीग के विधायक रागिब एहसन द्वारा संपादित एक प्रभावशाली स्थानीय मुस्लिम समाचार पत्र द स्टार ऑफ इंडिया ने उस दिन का विस्तृत कार्यक्रम प्रकाशित किया। कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नागरिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण हड़ताल और आम हड़ताल का आह्वान किया गया। नोटिस में घोषणा की गई कि जुलूस कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, मेटियाब्रुज और 24 परगना के कई हिस्सों से शुरू होकर ऑक्टेर लोनी स्मारक के नीचे सब एकत्रित होंगे, जहां हुसैन शहीद सोहरावर्दी की अध्यक्षता में एक संयुक्त सामूहिक रैली आयोजित की जाएगी। इस सामूहिक रैली में सोहरावर्दी ने न केवल भड़काऊ भाषण दिया, बल्कि कलकत्ता में हिंसा का नेतृत्व भी किया। मुस्लिम लीग ने केवल ये प्रस्ताव ही पारित नहीं किया 29 जुलाई को, तो डायरेक्ट एक्शन कैसे किया जाए, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक समिति बनाई, एक हाई लेवल समिति। उस समिति में जो बंगाल का मुख्यमंत्री था वो भी था, सोहरावर्दी। उसमें जो पंजाब मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, ये नवाब मंदोर, वो था। एक मुंबई की थी, वो महिला थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी थी। ऐसे तो 5-6 लोगों की समिति थी। ये सब बड़े नेता आखिरकार, इनकी समिति बनाई गई। उस समिति ने उसकी रूपरेखा तय की। डायरेक्ट एक्शन डे नहीं, डे अलग है, डायरेक्ट एक्शन अलग है। वो डे तो केवल 16 अगस्त को कहा गया, 16 अगस्त 1940, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी, डायरेक्ट एक्शन डे की भी बात कही थी, ये ध्यान में रखिए। तो डायरेक्ट एक्शन का स्वरूप क्या होगा, कैसे किया जाए, क्या कुछ है, वो सारी बनाई है। और वो डायरेक्ट एक्शन के जो उन्होंने तय किया, वो बाकायदा उसको पर्चे छाप कर उर्दू में सारे देश में मुसलमानों में गुप्त रूप से बांटे गए थे कि डायरेक्ट एक्शन पर करना क्या है आपको। और उसमें बहुत क्लियर है, हिंदुओं को समाप्त करना है, ये क्लियर है उसके अंदर। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुआ डायरेक्ट एक्शन डे हिंदुओं के विरुद्ध नरसंहार में बदल गया। और इस दौरान यूरोपियन और ईसाइयों को हाथ तक नहीं लगाया गया। हां, हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। हिंदुओं के विरुद्ध कलकत्ता में शुरू हुई सांप्रदायिक आग बंगाल के नोआखली पहुंच गई।
डायरेक्ट एक्शन डे का एक महत्वपूर्ण सीक्वल अक्टूबर 1946 में नोआखली और तिपेरा जिलों में हुआ नरसंहार था। 10 अक्टूबर 1946 को शुरू हुई इस हिंसा के बाद रायपुर, लक्ष्मीपुर, बेगमगंज और संदीप के पड़ोसी थानों को नोआखली और फरीदगंज, हाजीगंज, चांदपुर, लच्छम और चुड़ग्राम तिप्पेरा में शामिल कर लिया। मुस्लिम लीग ने दावा किया कि हिंसा में केवल 500 हिंदू मारे गए थे, लेकिन सच तो यह है कि 50,000 से अधिक हिंदू नोआखली के दंगों में मारे गए थे। कुछ स्रोतों ने यह भी दावा किया कि नोआखली में हिंदू आबादी लगभग खत्म हो गई थी। कलकत्ता में जो नरसंहार हुआ है, पहले 2 दिन 3 दिन तो मुसलमान करते रहे हैं, और हिंदू उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कुछ ऐसा होगा। हिंदू मरते रहे हैं, मारे जाते रहे हैं, यानी अग्निकांड हुए, हत्याकांड हुए, लूटपाट सब कुछ हुआ। अब उसके बाद फिर हिंदू संभले, 2 दिन 3 दिन के बाद हिंदू संभले। अब वो संभले तो उन्होंने प्रतिक्रिया शुरू की। जब प्रतिक्रिया शुरू की तो उस प्रतिक्रिया में फिर ये प्रतिक्रिया होगी हिंदुओं की, ये उनके अनुमान में नहीं था। ये तो प्रतिक्रिया कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मुसलमान मारेंगे और पुलिस होगी नहीं, निष्क्रिय कर दी जाएगी, तो हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, इसमें हावड़ा, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हावड़ा का क्षेत्र, तो इधर से हावड़ा पुल से पार करके मुस्लिम जत्थे आते थे हमला करने के लिए। अगस्त 1946 में भड़की हिंसा के बाद 7 नवंबर को महात्मा गांधी नोआखली पहुंचे और लगभग 4 महीने तक नोआखली में ही रुके। उनके यहां रुकने से हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा में कमी भी आई। गांधी जी ने हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कई शांति समितियों का गठन भी किया। कलकत्ता और नोआखली में हिंदुओं के प्रति हुई हिंसा की प्रतिक्रिया बिहार में देखने को मिली। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और नरसंहार ने विभाजन को अनिवार्यता के करीब ला दिया। ये सत्य बात है। आप गांधी जी के जीवन को जरा गंभीरता से पढ़िए, ऊपर से नहीं, गंभीरता से पढ़िए, और उस समय की अन्य जो घटनाएं घटित हुई हैं देश में, उनको देखिए, तो आपको पता लगेगा कि गांधी जी ने हिंदू समाज को ये एक ऐसा व्रत ले रखा था कि हिंदू समाज जो है वो कायर बना रहे। और उन्होंने तो कहा भी था, ये तो उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि मुस्लिम इज ए बुली, हिंदू इज ए काऊ। काऊ मतलब कौवाल्ड। हिंदू कायर है, मुसलमान जो है वो आक्रामक है। ये तो उन्होंने 1922 या 23 में कहा है। तो वो हिंदू कायर है, तो हिंदू कायर बना रहे। हिंदू को कायर बनाए रखने के लिए और गांधी जी ने अपने अहिंसा शस्त्र का प्रयोग किया है। तो उनके अहिंसा का सारा कुछ दारोमदार हिंदू समाज पर था। वो मुसलमानों के सामने जाकर नहीं ये कहते थे, हिंदुओं को कहते थे अहिंसा अहिंसा अहिंसा। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पर मुस्लिम लीग ने जमकर सांप्रदायिक हिंसा की, और हिंसा को रोकने का कोई प्रयास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने खुद हिंसा की कमान जो संभाल रखी थी। पुलिस महकमों का इंचार्ज भी अपने चहेतों को बना रखा था, जो हिंसा को रोकने की जगह हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग द्वारा शुरू की गई हिंसा की घटना में बदलाव तब आया जब कलकत्ता में पंजाब और बिहार से आए प्रवासियों ने हिंसा का प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। अब तक विभाजन का विरोध करने वाले महात्मा गांधी भी अब देश विभाजन को एक सच्चाई के रूप में स्वीकारने लगे।
बंगाल के कलकत्ता और नोआखली में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा देखते ही देखते उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब तक फैल गई। देश विभाजन और अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग को लेकर देश भर में रक्त बहाया जा रहा था। अलग देश के नाम पर देश भर में चल रहे इस रक्तपात के बीच बनाई गई कार्यवाहक सरकार भी लगातार चल रही थी। 1946 की शुरुआत में जब कार्यवाहक सरकार बनाई जा रही थी तो समय जिन्ना ने उस कार्यवाहक सरकार में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन अब जिन्ना को लगने लगा था कि उन्होंने कार्यवाहक सरकार में शामिल ना होकर गलती कर दी। बिना कार्यवाहक सरकार में शामिल हुए वो भारत को स्वतंत्रता करने की प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग संवैधानिक रूप से नहीं उठा पाएंगे। ये सोचकर मुस्लिम लीग जिन्ना के प्रयासों से कार्यवाहक सरकार में शामिल हो गए। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।